अगर आपके मन में दुविधा है कि ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनको मुझे सबसे पहले उठा लेना चाहिए रिवीजन करने के लिए या फिर कवर अप करने के लिए ताकि मैं अपना स्कोर जेईई मेंस 2026 में मैक्सिमाइज कर सकूं, तो आज हम पूरी टीम ने रिसर्च करके बैठ के ऐसे कुछ चैप्टर्स हम आपको देने जा रहे हैं जिनकी वेटेज जेईई मेन में काफ़ी ज़्यादा रहती है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि भाई कहाँ क्या क्या कर सकते हैं। सो मेक श्योर करिएगा कि आप लास्ट मोमेंट पे अब जो टाइम बचा उसमें क्या क्या खेला जाए। हेलो बाल बच्चा वाड़ी, क्या हाल चाल? एकदम मस्त, मजे में, सब चंगा सी। चलिए, मस्त ही रहना चाहिए। वैसे तो क्या है कि अब जेईई मेंस बहुत पास आ चुका है, तो आप बोलेंगे सर मस्त तो हालचाल नहीं है, आपके दिल की बात मेरे तक पहुंच पा रही है। ठीक है कि सर उतने मस्त नहीं है, आप भी समझा करो। ठीक है, लेकिन ठीक है। देखिए, मैंने क्या कहा, अब भी समय है अगर आप अपनी गलतियों से सीख के काम करना शुरू करें तो समय है। हाँ, मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहता कि आप टॉप 0.5 0.4 0.1 परसेंटाइल को हिट करेंगे। वहाँ मैं हमेशा कहता हूँ वहाँ बहुत खूनी जंग है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, बहुत बच्चे लॉन्ग टाइम से तैयारी कर रहे हैं तो उनको बेनिफिट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा उसमें। टू बी प्रैक्टिकल, मैं आपको कोई फालतू के सपने नहीं दिखाऊंगा। हाँ, लेकिन मैंने आपको अगेन कहा है कि 99 लाना, 99.1 लाना, 2 लाना, इट्स पॉसिबल, इट्स पॉसिबल। लेकिन ऑब्वियसली बात है, लास्ट 0.5 0.8 परसेंटाइल की फाइट बहुत भारी है। ठीक है, लास्ट 120 नंबर्स जो होते हैं उसी में ये 0.67 परसेंटाइल जाती है। 99.3 तक करीबन 180 मार्क्स की लड़ाई है। ठीक है, तो वो हम खेल सकते हैं आउट ऑफ 300। ठीक है, तो अब हम अपनी प्रिपरेशन पे कैसे काम किया जाए। तो फिजिक्स में मैं आपके लिए इस वीडियो में कुछ बातें लेके आया हूँ कि यार लास्ट मोमेंट पे अब जो टाइम बचा है उसमें क्या क्या खेला जाए। वैसे तो देखिए, जेईई मेंस मेरा हमेशा कहना है कि जेईई मेंस सिलेबस का टेस्ट है और जेईई एडवांस डेप्थ का टेस्ट है। और बोर्ड का एग्जाम आपका मेमोरी टेस्ट है। बोर्ड का एग्जाम मेमोरी, जेईई मेंस आपका सिलेबस और जेईई एडवांस आपका डेप्थ का। ये तीनों बहुत क्लियरिटी के साथ आते हैं। थ्योरी तीनों जगह की एक ही है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि भाई कहाँ क्या क्या कर सकते हैं। जैसे पहली बात मैं अगर करूँ तो हैवी लिफ्टर्स जिनमें टाइम लगता है, लेकिन ऑब्वियसली बात है उसी हिसाब से वो आपको मार्क्स भी देके जाते हैं। ठीक है, तो हैवी लिफ्टर चैप्टर्स में अगर मैंने कुछ चैप्टर्स पिक किए हैं तो वो है, फर्स्ट तो आपको पता ही है, फर्स्ट गैस तो मेरे हिसाब से सभी लोग कर सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। इट्स अ वेरी हैवी लिफ्टर, इट्स अ वेरी हैवी लिफ्टर। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का मेरा मतलब है, थर्मोडायनेमिक्स में जो चीज़ें आती हैं, केटीजी भी आता है, थर्मोडायनेमिक्स भी आता है, हीट ट्रांसफ़र भी आता है, कैलोरीमेट्री भी आता है, थर्मल एक्सपांशन भी आता है। ये सारी चीज़ें जो होती है इसको कॉम्बो में मैं थर्मोडायनेमिक्स बोलता हूँ। ठीक है, इट्स अ वेरी हैवी लिफ्टर। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो, और आसान है। ठीक है, लेकिन आपको सब कुछ पता होना चाहिए। देखिए, मैंने कहा जेईई मेंस सिलेबस का टेस्ट है। उसके बाद में आता है ऑप्टिक्स। ठीक है, सेकंड हैवी लिफ्टर। ठीक है, ऑप्टिक्स लॉन्ग चैप्टर है, लेकिन अगर आपने इसे टू द पॉइंट काम किया तो जेईई मेंस के लिए आप इसे रेडी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए मेहनत ज़्यादा लगेगी, रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। ठीक है, तो बड़ा बम बड़ा धमाका। ठीक है, उसके बाद में आपका मॉडर्न फिजिक्स एवरग्रीन। ये तो जेईई मेंस जेईई एडवांस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ये तीनों टॉपिक जो ऊपर के आए हैं, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स और मॉडर्न, ये जेईई मेंस जेईई एडवांस, ये तो सारे ही टॉपिक जो मैंने लिखे हैं दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स से भी क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे भी आपको टू द पॉइंट क्रिस्प थ्योरी पे टिके रहना है। टू द पॉइंट क्रिस्प थ्योरी पे टिके रहना है तो आपका काम बन जाता है। ठीक है, है ना? तो आपको बस ये हो कि ये पढ़ना है। हाँ, ऑब्वियसली बात है, टॉपिक्स बड़े हैं तो उस हिसाब से आपको काम भी करना पड़ेगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, है ना? फिर आता है आपका इलेक्ट्रोस्टेट, फिर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अगर मेरे को यहाँ 6 टॉपिक्स पिक करने थे। ठीक है, आप इसमें देखेंगे मैंने रोटेशन पिक नहीं किया है। इट रिक्वायर मोर एंड मोर प्रैक्टिस। यहाँ रोटेशन के लिए आपका एनएलएम भी स्ट्रांग होना चाहिए, सर्कुलर मोशन भी स्ट्रांग होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास भी स्ट्रांग होना चाहिए, सब कुछ स्ट्रांग होना चाहिए। तो दैट रिक्वायर अ लॉट थिंग। हाँ, ऑब्वियसली बात है, जो साल भर से पढ़ते आए हैं उनको रोटेशन स्ट्रांग होगा। ठीक है, वो करते आए हैं। लेकिन मैंने कहा कि लास्ट मोमेंट वाला जो गेम है,
और नियरली ये 45% आपके पेपर को कंटेन करते हैं। मेंस का एक जो पैटर्न है, कभी ये 40 हो जाता है, कभी ये मतलब 50 तक तो नियरली नहीं जाता, लेकिन 40 to 45 कह सकते हो। ये परसेंटेज इन चैप्टर्स का रहता है। थर्मोडायनेमिक्स मैंने आपको पूरा बोल दिया, इसमें इंक्लूडिंग कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफर, केटीजी और थर्मल एक्सपांशन इंक्लूडेड है। ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी इंक्लूडेड है, ठीक है। मॉडर्न मतलब मॉडर्न फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स दोनों, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टेट पूरा का पूरा पार्ट, करंट एंड मैग्नेटिक फैक्टर करंट, ये मेरी पर्सनल चॉइसेस हैं जो आपको देखनी चाहिए कि हाँ भैया ये जो चॉइसेस हैं अगर हम कर लेंगे, अगर आप अपना टाइम, क्योंकि अभी टाइम है, तो इन हैवी लिफ्टर्स के भी काम कर सकते हैं। फिर मैं बात करता हूँ अगली बात, फिर है बेटा छोटा बम बड़ा धमाका, ठीक है। छोटा बम बड़ा धमाका, तो वो है कि इसमें कम मेहनत में आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। स्मॉल बम है ना, छोटे छोटे बम आते हैं लेकिन धमाके बड़े करते हैं। पहला है बेटा यूडी एंड एरर, बहुत काम का टॉपिक है, अच्छा खासा वेटेज है इसका, अच्छा खासा वेटेज है। अगर इन दोनों टॉपिक्स को मिला दूँ तो 2 क्वेश्चंस पर पेपर है, ठीक है। ये जल्दी हो जाएगा, आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लगेगा इसमें। सेकेंड है वेव ऑप्टिक्स और ईएम वेव, स्पेशली ईएम वेव। वेव ऑप्टिक्स और ईएम वेव में मैंने पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन ये सब शामिल करके बात कही है। जो लाइट की वेव प्रॉपर्टीज होती है वो पूरा टॉपिक एक माना जाता है बंडल, ठीक है। उससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली ईएम वेव से, ठीक है। फिर सेमीकंडक्टर तो जेईई मेंस को बहुत पसंद है, ठीक है। छोटा बम है, बड़ा धमाका है, ठीक है। फिर मैंने मैकेनिक्स में से सिर्फ एक चैप्टर पिक किया है, दैट इज वर्क पावर एनर्जी। अगर आप मैकेनिक्स में वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है, तो आप इंस्टेड ऑफ काइनेमेटिक्स के बजाय वर्क पावर एनर्जी पे मेहनत कीजिए। देखिए काइनेमेटिक्स से भी सवाल आते हैं, ठीक है, उसकी बाद में मैं थोड़ी देर बात करूंगा। फिर ग्रेविटेशन भी छोटा बम बड़ा धमाका, मतलब ये सारे जो टॉपिक्स हैं मैं छाट के लेके आया हूँ कि इन टॉपिक्स पर अगर आप फोकस करेंगे कम मेहनत में आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। ये नियरली 26% है, तो अगर आप इन दोनों को मिला देते हैं तो इट नियरली 70% का मतलब मैंने आपको कहा था 60% या 65% पे 99.23 के करीब पहुंच जाते हो। 70% कुछ गलत भी करोगे तो, ठीक है। इसके अलावा एक जो चार्ट है, ऑब्वियसली बात है, चार्ट मैं पहले भी शो कर चुका हूँ, ठीक है, 1-2 जगह, ठीक है। तो उस चार्ट में यह है कि जो जनवरी का पेपर आया था वैसा ही लगभग ट्रेंड था। जनवरी की हर शिफ्ट का इसमें हिसाब किताब है। ये चार्ट में सिर्फ इसलिए दिखाता हूँ कि जेईई मेंस इज ए पेपर ऑफ सिलेबस, ठीक है। आप इसमें रिस्क नहीं ले सकते। मैंने जो टॉपिक्स बताए वो तो हैं, डेफिनेटली है, लेकिन वो एक टेंटेटिव आइडिया नहीं देते कि 70% एक ही पेपर में होगा। हो सकता है वहाँ 50 गिर जाए, दूसरे में 80 चला जाए, वो एवरेज काउंट होता है। जैसे आप देखिए कई सारे पेपर्स हैं, जैसे यूडी है, इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस आए हैं इसमें, यहाँ एक भी नहीं आया है। तो एक्चुअली आपको टॉपिक्स तो सारे ही पढ़ने चाहिए, मेरा ये मानना है। टॉपिक्स आप सारे अगर जेईई मेंस लेवल पे पढ़ना चाहें तो बड़े आराम से कर भी सकते हैं, ठीक है। बस अब भी अगर आपने मान लिया कि भाई एक कंसिस्टेंटली मुझे काम करना है, मुझे सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है, और जेईई मेंस के हिसाब से जैसे गुरुजी बोल रहे हैं बस पढ़ना है, दैट्स ऑल, तो आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। और जहां इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वहां फोकस ज्यादा होगा, तो वहां तो हम श्योरिटी से कि भाई यहाँ बनने के चांसेस बहुत ज्यादा कर देंगे, और बाकी जगह भी हम उसकी प्रोबेबिलिटी को काफी हाई कर देंगे। तो ओवरऑल हम एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। मैंने कहा कि 60-65% पर हम 99.3 के करीब, मतलब 99 तो श्योरली क्रॉस कर रहे हैं, तो बेटर यही है। तो ये चैट इसलिए है कि आप एक ट्रेंड देखिएगा, कहीं जगह का क्वेश्चन है ही नहीं, कहीं जगह क्वेश्चन है, आप इसे पॉज करके देख भी सकते हैं, और ये है भी, ये सच्चाई भी है। जैसे मैंने ऑप्टिक्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट बोला, ठीक है, लेकिन आप देखिएगा इसमें ट्रेंड कहीं 3 आया है, कहीं 1 ही आया है। जिसने ऑप्टिक्स में बहुत मेहनत की उसके लिए यहाँ फायदा है, लेकिन वहाँ नुकसान है। ऑन एवरेज 3 आया, लेकिन कहीं 1 फंस गया, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टेट कई जगह अच्छा वेटेज आ गया, कई जगह 1 आ गया। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। जैसे एसचे में 5 है, तो मैंने इसे वेटेज वाले टॉपिक में नहीं लिया है। हेलो प्यारे बच्चों, अगर आपके मन में दुविधा है कि ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनको मुझे सबसे पहले उठा लेना चाहिए रिवीजन करने के लिए या फिर कवर अप करने के लिए, ताकि मैं अपना स्कोर जेईई मेंस 2026 में मैक्सिमाइज कर सकूं, तो आप बिल्कुल राइट
प्लेस पर, राइट समय पर हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर मैथमेटिक्स फॉर जेईई मेंस 2026। कई बार बच्चे जब अपनी रिवीजन प्लान कर रहे होते हैं या फिर कोर्स को रिवाइज कर रहे होते हैं तो उनके मन में सबसे पहला सवाल ये आता है, यार शुरू कहां से करूं, ऐसा कौन सा चैप्टर है जहां से मुझे शुरू करना चाहिए। तो आपकी इस दुविधा का इलाज या इस दुविधा का समाधान हम यहां कर देते हैं। यहां चैप्टर्स कुछ इस क्रम में आपको कवर करने चाहिए सो दैट यू मे मैक्सिमाइज योर स्कोर इन जेईई मेंस 2026 इन जनवरी अटेम्प्ट। सबसे पहला चैप्टर है जो आपको करना चाहिए, दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। ऑल दो सीक्वेंस सीरीज में से बहुत सारा हिस्सा हटाया जा चुका है, लेकिन फिर भी इस चैप्टर की जो वेटेज है वो बराबर लगभग बनी हुई है। ऐसी कोई भी शिफ्ट शायद ही रही होगी जहां पर इस चैप्टर से प्रॉब्लम देखने को ना मिला हो। तो आप यह बिल्कुल बिलीव कर सकते हैं कि लगभग आपके जो शिफ्ट में इस चैप्टर से एक या दो प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर अगला चैप्टर जो आता है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस। भाई डिटर्मिनेंट में हर कोई जानता है क्रेमर्स रूल, और मैट्रिसेस में जैसे एडजॉइंट और इनवर्स और उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर सवाल हर शिफ्ट में, हर पेपर में देखने को मिलता ही मिलता है। तो आप इसे जरूर कवर करिएगा। सेकंड नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में हालांकि प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हटा दिया गया है, लेकिन स्टिल बाइनोमियल थ्योरम से हर शिफ्ट में लगभग एक प्रॉब्लम तो कम से कम या फिर दो प्रॉब्लम्स तो कम से कम देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसलिए यह चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर अगला वेक्टर 3D, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, सबसे पसंदीदा टॉपिक है जिसके ऊपर लगातार पिछले 2-3 साल से प्रॉब्लम्स आ ही जा रहे हैं। शायद ही ऐसी कोई शिफ्ट होगी जहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस के ऊपर प्रॉब्लम ना पूछा गया हो। साथ साथ वेक्टर्स में वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर भी प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आते ही आते हैं। तो यह चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है उस दृष्टि से। फिर 5वें नंबर पर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिर्फ बोलने में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, हालांकि इसके अंदर 5 चैप्टर्स हैं जो आके आपका स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। और 2025 में तो आपने यह भी देखा कि इस चैप्टर से लगभग 5 सवाल हर शिफ्ट में लगभग दिखाई दिए, यानी हर चैप्टर से एक एक सवाल आपको देखने को इस चैप्टर से मिला। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट चैप्टर एज फार एज जेईई मेंस इज कंसर्न्ड। तो हो सकता है कि आपको आने वाले जनवरी अटेम्प्ट में इसके ऊपर भी 5 सवाल देखने को अपनी पेपर में मिल जाएं, है ना। 5 या 4 ऐसा जरूर हो सकता है, लेकिन लगभग 4-5 सवाल आपको इस चैप्टर से देखने को मिल सकते हैं। फिर आता है क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स नंबर का साझा चलता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में खासकर वो वाले प्रॉब्लम जहां पर रियल और इमेजिनरी नंबर्स कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है या प्योरली इमेजिनरी है, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसको जरूर करिएगा। फिर पीएनसी, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, इससे तो हर साल प्रॉब्लम आपको अपने शिफ्ट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। यहां से भी आपको एक एक सवाल यानी लगभग 3 सवाल अपने शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, पसंदीदा चैप्टर है जेईई मेंस का। फिर से कहूंगा ऐसी कोई शिफ्ट नहीं जहां पर इससे सवाल आया नहीं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स ऑफ जेईई मेंस। डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो लीस्ट में ट्रिग्नोमेट्री आता है, जिससे 1-2 सवाल शायद आपको कभी अपनी शिफ्ट में देखने को मिल जाए। सो दिस इज द ऑर्डर इन विच यू शुड रिवाइज, या फिर दिस इज द ऑर्डर इन विच यू शुड कवर योर चैप्टर्स। आई होप मैंने आपकी उस समस्या का समाधान कर दिया होगा। देवियों सज्जनों, दैट इज इट। आज हम आपके साथ डिस्कस करने के लिए आए हैं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री फॉर जेईई 2026। बहुत सारे बच्चे जो हैं ऑब्वियसली कुछ मेहनत करना शुरू कर देते हैं क्लास 11 से या ड्रॉप ईयर के स्टार्ट में ही, बट कुछ बच्चे अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू वन रीज़न और द अदर, हो सकता है तबीयत ख़राब हो सकता है चीज़ों को लाइटली ले लिया हो सकता है घर में कोई इशू हो गया हो, उसके कारण जो है वो बहुत पीछे रह जाते हैं। बट एज ए PW टीचर्स हमने ये प्रण उठाया है कि इवन दोज हु आर लेफ्ट बिहाइंड, दोज हु आर निगलेक्टेड, हमें उनका भी साथ देना है। इसी कारण आज हम पूरी टीम ने रिसर्च करके बैठ के ऐसे कुछ चैप्टर्स हम आपको देने जा रहे हैं जिनकी वेटेज जेईई मेन में काफ़ी ज़्यादा रहती है।
ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 10 to 11 चैप्टर्स हैं। ऑल्दो ये किसी ऑर्डर में नहीं है, पहले मैं फिजिकल के चैप्टर्स बता रहा हूँ, फिर ऑर्गेनिक के बता रहा हूँ, फिर इनऑर्गेनिक के बता रहा हूँ, ठीक है। ये रिस्पेक्टिवली ऑर्डर में नहीं है कि जो नंबर 1 पे उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं, ऐसा नहीं है। फिजिकल में सबसे ज़्यादा 4 चैप्टर्स में से जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, फिर ऑर्गेनिक में से सबसे ज़्यादा जिनमें से आए हैं, फिर इनऑर्गेनिक में से, ठीक है। सो मेक श्योर करिएगा कि आप इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से करके जाएं, फॉर श्योर करके जाएं, ठीक है। आइए सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के वो 4 चैप्टर्स जिनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं पिछले काफी सालों की शिफ्ट्स में। सबसे पहला है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। हालांकि सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में से मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं आया फिजिकल केमिस्ट्री के, बट ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके बिना बाकी फिजिकल केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग नहीं किया जा सकता। इसमें से भी क्वेश्चन आता है, लाइक स्टोशियोमेट्री में से हर दूसरी शिफ्ट में आपको क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। अब वो स्टोशियोमेट्री का हो, लिमिटिंग एजेंट का हो, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हो, अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को आप सॉल्यूशन में काउंट कर लो या सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में काउंट कर लो, व्हाटएवर यू कैन से, बट स्टिल इसमें से हर सेकंड शिफ्ट में आपको क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। कमाल की बात यह है कि इन चैप्टर्स में से 2 दे आर मेनली न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर्स, ठीक है। थ्योरी में से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। लाइक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में देखा जाए तो पिछले 3-4 सालों में 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया जो कि सिंपल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी तो छोटी छोटी चीजें जो है वो थ्योरी के भी आपको इन चैप्टर्स की पता जरूर होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद है थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। ऑब्वियसली जब ये आप चैप्टर स्ट्रॉन्ग करते हैं आपको इक्वल एडवांटेज फिजिक्स में भी मिलता है, बस साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखना पड़ता है। बट थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री एक ही जगह दे रखा है एनसीईआरटी में, बट इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट थर्मोकेमिस्ट्री है। एंड कमाल की बात ये भी है कि थर्मोकेमिस्ट्री ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू थर्मोडायनेमिक्स। बट आप मेरी बात को मिसजज मत करिएगा, ये मत सोचिएगा कि सर थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री दोनों इंपॉर्टेंट हैं, आपने बोला थर्मोकेमिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो सिर्फ थर्मोकेमिस्ट्री करके जाएंगे, नहीं, थर्मोडायनेमिक्स भी करके जाइए, उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, चाहे केमिस्ट्री में भी आ सकता है या फिजिक्स में भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है, दैट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, अब वो इस चैप्टर में कह लो या इस चैप्टर में कह लो, वेयर एवर यू वांट टू इंक्लूड, बट सॉल्यूशन में से सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है आपको, दैट इज एन एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास से रिलेटेड अब वो कोई भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन हो सकता है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, बहुत बार, मेनी टाइम्स। देन इट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में केमिकल और आयनिक दोनों ही इंक्लूड कर रहे हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन दोनों में से पूछा जा सकता है, बट केमिकल इक्विलिब्रियम में जो ली शार्टलेस प्रिंसिपल है और एंड में जो इजी न्यूमेरिकल्स हैं कि रिएक्शन को रिवर्स कर दें तो के जो है इनवर्स हो जाएगा एंड ऑल दैट, ठीक है, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है। सिमिलरली आयनिक इक्विलिब्रियम में अगर हम बात करें तो जो लास्ट का पोर्शन है दैट इज, जैसे आपको एक बात बताऊं, हर किसी चैप्टर का जो लास्ट के टॉपिक्स होते हैं ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज कंपेयर टू इनिशियल टॉपिक्स। दैट डज नॉट मीन कि आपको इनिशियल सारे छोड़ देने हैं, लास्ट वाले फिर कैसे समझ आएंगे। आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रेंड व्हाटएवर इट इज, ठीक है। लास्ट में लाइक बफर सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं एज कंपेयर टू अदर टॉपिक्स। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप सबको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर, अब आप इसमें ऑलमोस्ट पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का निष्कर्ष तो है ही, चाहे वो एसिडिक कैरेक्टर हो, बेसिक कैरेक्टर हो, रेजोनेंस हो, इंडक्टिव इफेक्ट हो, हाइपर कॉन्जुगेशन हो, आप कोई भी रिएक्शन कराएंगे वहां पर स्टेबिलिटी की बात करेंगे, तब भी इन्हीं सारी चीजों के बारे में आप बात करेंगे। तो डेफिनेटली जीओसी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट जीओसी में भी एक ऐसा टॉपिक है जो एनसीईआरटी में दे रखा है, दैट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग प्योरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑल्सो। बेटा उसमें से भी क्वेश्चन आता है, वो पूरा टॉपिक प्योरिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे का टॉपिक है, मुश्किल से, और ऑलमोस्ट हर एक शिफ्ट में उसमें से एक क्वेश्चन आता है। तो थोड़ी अगर आप स्मार्टनेस भी यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, चीजों को कम टाइम फ्रेम में ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान देके थोड़ा अच्छा स्कोर किया जा सकता है डेफिनेटली। नेक्स्ट इज एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बड़ा चैप्टर है, शानदार चैप्टर है, और आपको पता होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस दैट इज एल्डोल एंड कैनिजेरो, ये रिपीटेटिवली रिपीट हो ही जाती हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है जेईई मेन की फर्स्ट शिफ्ट में मॉर्निंग में एल्डोल आई है तो शाम को कैनिजेरो आई होगी सेकंड शिफ्ट में, ठीक है, या मॉर्निंग में कैनिजेरो आई है और शाम को एल्डोल आई होगी। सेम बहुत सारे जो टेस्ट हैं, टॉलेंस टेस्ट है, आइडोफॉर्म टेस्ट है, उन टेस्ट में से भी बहुत सारी चीजें इनमें से पूछी जा
जा सकती हैं। फिर भाई आप ओवरलैपिंग भी देख सकते हो इन चैप्टर्स में से। अब जो एसिडिक कैरेक्टर है वो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का इधर काउंट कर लो या इधर काउंट कर लो, वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, बट डेफिनेटली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट इज हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन, स्पेशली इसमें से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला हिस्सा। सो मेक श्योर करिएगा कि जिन चैप्टर्स को हम बता रहे हैं आप इनको कवर जल्दी से जल्दी करें, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेटा मैं 3 चैप्टर्स आपको मेंशन कर रहा हूं। एक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। अब वो एक इसमें से वो टॉपिक होता है हाइब्रिडाइजेशन वाला एंड मैग्नेटिक मोमेंट वाला। भाई मैग्नेटिक मोमेंट तो हर बार एनटीए ने पूछना ही पूछना है। अब वो सिंपल किसी आयन का पूछ लेगा तो आप बोल दोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में से पूछा है, किसी कॉम्प्लेक्स का पूछ लेगा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का तो आप बोल दोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से पूछा है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट जैसी चीज पूछनी ही पूछनी है उन्होंने, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट है, आइसोमर्स इंपॉर्टेंट है इसके। सेकंड इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें से भी प्रॉपर्टीज में से भी ऑफ KMnO4 K2Cr2O7 में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एज वेल एज जो जनरल ट्रेंड्स हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इज द थर्ड चैप्टर, जिसको मैंने केमिकल पीरियोडिसिटी यहां पर लिखा है। आप देख रहे होंगे कि मैंने यहां पर इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का नाम नहीं लिखा है, ऑल्दो ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड ए वेरी बेसिक चैप्टर, ठीक है। बट क्योंकि हमें वो 3 चैप्टर्स लेने थे जिसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हुए हैं, इसी कारण। ऐसा नहीं है कि आप केमिकल बॉन्डिंग को छोड़ के चले जाएं, भैया MOT में से हर दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। और मुझे उम्मीद है आपको ये जो एनालिसिस विच आवर टीम हैज पुट लाइक डे एंड नाइट टू गेट दीज चैप्टर्स, ठीक है, इसको आप फायदा जरूर उठाएंगे, इनका तैयारी अच्छे तरीके से करेंगे, बट स्टिल इन चैप्टर्स पर थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट क्लास में।